नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिख समुदाय की वार्षिक तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा तख्त हुजूर साहिब के लिए प्रस्थान की गई, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक पवित्र स्थल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और समुदाय की आस्था का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यात्राएं सामाजिक सद्भावना और भाईचारे को मजबूती प्रदान करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के छत्तीसगढ़ राज्य बजट को ऐतिहासिक और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता के लिए एक संकल्प पत्र है। प्रेस वार्ता में किरण सिंह देव ने बजट की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह पिछले शासन में भ्रष्टाचार के गढ़ों को भरने और प्रदेश को विकास की सुपरफास्ट ट्रैक पर ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में तकनीक और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से वित्त कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा तैयार किया गया वित्त ढांचा प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनका संकल्प ये हमारा छत्तीसगढ़, यह भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बने, इस दृष्टि से प्रस्तुत किया गया यह बजट। पहला बजट जो था, हम सभी जानते हैं, दूसरे वर्ष का बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया वो गति को, जो तीसरा बजट है इसकी विशेषता यह है कि संकल्प से सिद्धि के प्रावधान किए गए, जो कार्यक्रम आयोजित किया और इस तरीके से मेरा बजट में युवाओं का ध्यान दिया गया है। हमेशा बात होती रोजगार को किस तरीके से आगे बढ़ाकर और छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, हमारे भाइयों बहनों को इसके साथ जोड़कर और आगे बढ़ाया, उसका बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। हमारे किसानों की दृष्टि से पहले, हमारी बहनों की दृष्टि से पहले शिक्षा के क्षेत्र में और इस तरीके से फागुन मास के आगमन के साथ ही जिले में होली के रंग और खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि मंदिरगढ़ शहर सहित जिले के अन्य शहरों के बाजार अब रंग बिरंगे गुलाल और अबीर और पिचकारियों से सज गए हैं। लोग होली के त्यौहार को मनाने के लिए रंग, अबीर और पिचकारी की खरीदारी में जुटे हैं। इस बार बाजार में हर्बल रंग, अबीर की मांग भी बढ़ी है। दुकानदारों ने इस मांग को देखते हुए हर्बल रंग की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया, ताकि जनता सुरक्षित और आनंदपूर्वक होली मना सके। जिले भर में होली को खुशनुमा बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, तो वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने होलिका दहन के विशेष आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। कई जगह होली गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाने के लिए टोलियां अभ्यास में जुटी हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षित माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की है। रायपुर में सिया समुदाय के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर के निधन पर विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने मोमबत्तियों को हाथों में लेकर शांतिपूर्ण विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी, ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आयोजकों ने भी जनता से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी आवाज उठाएं और किसी तरह की हिंसा से बचें। बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और युवाओं को कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर आकाश छिकरा ने बता दें कि आसाना स्थित बादल एकेडमी, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, लिटरेचर एंड लैंग्वेज का दौरा किया। उन्होंने एकेडमी में संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया और कलाकारों से संवाद कर उनका उत्साह वर्धन किया। कलेक्टर के दौरे के दौरान आयोजित बता दें कि भक्ति चित्र कार्यशाला का भी समापन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ट्रेनिंग कलाकारों द्वारा तैयार सराहना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक कला को आधुनिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ाने
समय की आवश्यकता है। उन्होंने कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके कौशल की प्रशंसा की। कलेक्टर ने अकेडमी प्रबंधन के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि संस्थान को बस्तर की कला, गीत, संगीत, साहित्य और भाषा का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। और इसके साथ ही बता दें कि आरकेएम प्लॉट कर्मचारी के लापता होने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर पहुंचे सुरेश टंडन नामक कर्मचारी के बंकर में कपड़े और शत प्रतिशत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 40 मीटर ऊंचे बंकर में शव मिलने की खबर के बाद परिजनों प्लॉट प्रबंधन को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। सुरेश टंडन बता दें कि गांव का रहने वाला है और इसके साथ ही चौकी में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजन प्लॉट के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में चूक और प्लॉट में लगातार होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना ने प्लॉट में कार्यरत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में भय और चिंता पैदा कर दी है। मालखरौदा ब्लॉक अंतर्गत बता दें कि बड़े रवेली गांव में प्रस्तावित नई शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों और महिलाओं का विरोध लगातार 7वें दिन भी जारी है। गांव के लोग दुकान को बता दें कि शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से रात भर भजन कीर्तन और खाना बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही शराब के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं और नई दुकान खुलने से सामाजिक माहौल और भी बिगड़ेगा और बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। छात्र छात्राओं ने भी आंदोलन में भाग लिया और कहा कि पढ़ाई और सुरक्षित वातावरण के लिए शराब दुकान कहीं और शिफ्ट की जानी चाहिए। महिलाओं ने स्पष्ट किया कि उनके परिवार और बच्चों के भविष्य का सवाल है और प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज न करे। फिरत राम साहू बड़े रवेली का हूँ। आबकारी विभाग इस दुकान को हटाना ही नहीं चाहते हैं और जबरदस्ती खोलना चाहते हैं और हम इसके विरोध में एक सप्ताह से यहीं पर दिन रात इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस भी गया था। कलेक्टर साहब ने कहा नहीं खुलेगा। हमने कहा कि लिखित में दे दीजिए, तो लिखित में नहीं दे पाऊंगा और जितने बार पूछोगे उतने बार बस मैं यही कहूँगा कि नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो हम शासन से चाहते हैं कि नहीं खुलेगा कहते हैं तो उसको लिखित में देने में क्या परेशानी है, और हम चाहते हैं कि ये जो सामान लाए हैं उसको तत्काल यहाँ से उठा के ले जाएं और अपना जो सामान है उनका वो सुरक्षित रखें। हमन यहाँ पे जो सामान मतलब दारू जो गिर चुके हुए ओकर विरोध के लिए हमन यहाँ पे बैठे हैं और जब तक वो सरकार नहीं उठाते अपन सामान तब तक हमन यहीं पे बैठे ही रहेगो, नहीं जान कोई थी। क्या कहना है प्रशासन के? अपन जाता तो प्रशासन वाले मन बोला थे भाई कि 3 माह के लिए खोलने दो, उसके बाद फिर हमन बंद करवा देबो कहते। लेकिन हम जो महिला इतना जन बैठे हैं वो सबके कहना है भाई कि हमन यहाँ पे शराब दुकान एक दिन भी नहीं खुलन दें, काब कि जो एक बार खुल जाते वो फिर बाद में बंद नहीं हुए। और यहाँ पे देखा गाँव गोठान भी है, ये पुटुम मतलब सेट भी है। यहाँ पे दारू भट्टी के लिए कोई जगह नहीं बने हैं भाई, लेकिन वो मन जबरदस्ती काहे कि 2 बजे के यहाँ पे सामान गिरा के चल दी भाई। कोई लोग बताए भी नहीं है और कोई जानत भी नहीं, फिर रात के 2 बजे कोई वैसे भी जाना ही नहीं। लेकिन सरकार है यहाँ पे धोखा से गिराए है भाई। तो हम चाहतन कि वह अपन सामान ला यहाँ से ले जावे और यहाँ जो गाँव गोठान है वो भी सुरक्षित हो जाही। बच्चा मन यहाँ पे तैयारी करे भी आते। हमारे यहाँ एक ठा इच मात्र जगह है जहाँ पे मन तैयारी कर सकत है। आगे स्कूल भी है, वहू में दिक्कत जात है। आंगनबाड़ी है, स्कूल है और सोसाइटी भी है, चावल सोसाइटी भी है। सबसे गुजर के गाड़ी है यहाँ पे आते है। जी, मेरा नाम वंदिता चंद्रा है। मैं बड़े रवेली में रहने वाली हूँ। मैं भी एक छात्रा हूँ और शराब भट्टी के खुल जाने के कारण हमारे शिक्षा में भी प्रभाव पड़ेगा। यह हमारा खेलने का मैदान भी है, पास में खेल मैदान है। हम साक्षात रूप से यहाँ पर खेलने नहीं आ सकते। यह हमारे तैयारी करने के लिए ग्राउंड भी है। इस ग्राउंड में हम अपना तैयारी नहीं कर सकते जो आने वाला जो वैकेंसी निकला है उसके लिए, और जो हमारा इसलिए हम सब यहाँ पर दारू भट्टी के विरोध के लिए आए हैं। भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य और कृषि स्थायी समिति की सभापति
से बता दें कि पंचों को मौके पर बुलाकर अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने कई अनियमितताएं पाई। इसके बाद ग्राम पंचायत घटई के सरपंच विजय सिंह ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रत्येक हाईवा वाहन 1000 रुपये और पोकलैंड मशीन पर बता दें कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सभी वाहन ग्राम पंचायत के कैंपस में खड़े कर दिए गए। वहीं बिना अनुमति चल रहे अवैध उत्खनन को तुरंत बंद कराया गया और माइनिंग अधिकारी और जनकपुर थाना प्रभारी को जानकारी दी गई है। मेरा नाम सुखमंती सिंह है, जिला पंचायत सदस्य। और 23 तारीख को सर ज्ञापन दिया गया था प्रशासन को। इसमें भी प्रशासन मुकदर्शन रूप से बने हुए हैं और लगातार अभी रेत उत्खनन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये रेत उत्खनन अवैध हो रहा है। अगर इसमें से बंद नहीं होता है तो अगर कोई दुर्घटना होता है ये प्रशासन का जिम्मेदारी होगी। और मैं तो हमेशा जहाँ जहाँ मतलब रेत उत्खनन हुआ है, जहाँ वैधत मैं उठाई हूँ और उठाते रहूँगी। और जनता का ये आवाज़ है और जनता का आवाज़ को बिल्कुल मैं कंटिन्यू जनता का अगर आवाज़ बन के मैं उठाते रहूँगी। अगर कोई दुर्घटना होता है, कोई कुछ भी होता है, संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं रमाशंकर मिश्रा, आम आदमी पार्टी कोरबा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, भरतपुर विकास खंड अंतर्गत लगातार वो चाहे घटई हो, चाहे मलकडोल हो या हरचोका, रेत का खदान स्वीकृत हुआ है, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों को लगा करके रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोडिंग में लगातार यहाँ की सड़कें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से। सारगढ़ में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़े। किसानों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और सरकार के विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 की धान की बिक्री के भुगतान के तहत जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ के लिए बता दें कि खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने अंतरराशि का भी वितरण बटन दबाकर औपचारिक रूप से राशि अंतरण की घोषणा की है। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने किसानों को सहायता और प्रोत्साहन राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए और ग्राम सारगढ़ के किसान चौकलाल को बोनस राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया। जिस प्रकार किसान ने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। जिले में आज कृषक उन्नति के तहत जिले से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिले में 84,000 किसानों को जो धान का जो बोनस है उसका वितरण किया गया और आपका जितने भी किसान थे उनको सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार से आज जिला स्तरीय प्रोग्राम के साथ साथ में महासुमंद खबर सामने आई है, जहां जिले में हथियारों के साथ 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 9 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। ये सभी नक्सली बता दें कि बालागीर और कमेटी से जुटे हुए हैं और जानकारी के अनुसार कमेटी के मुआवजे नक्सलियों ने पुलिस लाइन महासुमंद में पुलिस और प्रशासन की टीम के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास कई हथियार थे और मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया और इस क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में अहम कदम बताया है। हासिल हुई और इसमें विशेषकर जो माओवादी संगठन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए महासचिव बसवा राजू सहित अन्य जो 5 सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, उनका न्यूट्रलाइजेशन संभव हो पाया। साथ में अन्य जो बड़े कैडर थे, चाहे वो स्टेट कमेटी लेवल के हों, चाहे वो डिवीजन कमेटी लेवल के हों, चाहे एरिया कमेटी लेवल के हों, और सारे सशस्त्र नक्सलवादियों का न केवल सफाया बल्कि उनके द्वारा बड़ी संख्या में उनके द्वारा सामूहिक रूप से पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वास। राजन थाना क्षेत्र के दुधकेया गांव में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब शांति बहाली की कवायद तेज हो गई है। 31 जनवरी को बता दें कि 2 समुदाय के बीच विवाद हिंसक ने रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद मारपीट और आगजनी तक की घटनाएं हुई। कई घरों और वाहनों को नुकसान हुआ और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
हालात को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और गांव को अस्थायी छावनी में बदल दिया। हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके कारण प्रशासन ने गांव में शांति बहाली के उपाय तेज कर दिए। इसके साथ ही गरियाबंद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों के ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा की गई और शांति बनाए रखने की अपील की गई। राज्य में 29 लाख रुपए की बैंक ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीबी बैंक की शाखा के पूर्व मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बैंक में जमा राशि में से फर्जी दस्तावेज के जरिए रकम निकालने का आरोप है। मामला थाना गोबरा नवापार क्षेत्र का है। पीड़ित राकेश कंसारी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके दिवंगत पिता से संपत्ति बेचकर प्राप्त 2 करोड़ रुपए की राशि स्थित डीसीबी बैंक शाखा में परिवार के 7 सदस्यों के नाम अलग अलग खातों में जमा कराई गई। शिकायत के अनुसार उस समय शाखा प्रबंधन रहे उत्कर्ष वर्मा ने उनके अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 29 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई और अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए जांच जारी है। ये देखिए, इसमें राकेश कंसारी करके प्रार्थी हैं, उनके द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर से हमने एक FIR दर्ज किया है। अपराध क्रमांक है 66/2026, जिसमें हम लोगों ने BNS की धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 35 इन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। मामले के जो आरोपी है उत्कर्ष वर्मा, वो डीसीबी जो मेरे जो पापा का जो जमीन बेच के पूरा 2 करोड़ का पैसा डाला गया था तो उसमें फ्रॉड का मामला है। मामला ये है कि हमारा जो पॉलिसी आदित्य बिरला जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी हमारा आने वाले भविष्य के लिए लिया गया था। तो उसमें कम से कम 55 लाख रुपए का पॉलिसी था। तो उसमें हमारे साथ 14 लाख रुपए लोन के माध्यम से निकाला गया है। उसमें फर्जी अकाउंट लूज चेक से पैसा निकाला गया है। ना इसमें हमको ना जानकारी मिला है, ना कुछ मिला। हमारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करके उसके बाद वो खाते में पैसा है, खाते से ना मोबाइल नंबर चेंज करके हमारे साथ लूज चेक के फर्जी हस्ताक्षर के साथ टोटल अमाउंट को 45 लाख रुपए निकला हुआ है टोटल। कैशलूर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सपना अब तक अधूरा रह गया। वर्षों पहले शुरू हुई पाइपलाइन और पानी टंकी निर्माण कार्य आज भी पूर्ण नहीं हो सके, जिससे ग्रामीण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के पास स्थित है और गर्मी के मौसम में पानी की कमी बता दें कि ज़्यादा देखने को मिल रही थी। घर घर नल कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुई है। ग्रामीणों में अधूरे कार्य को लेकर नाराजगी है। स्थानीय युवा शंकर कश्यप ने बताया है कि पीने और दैनिक उपयोग के लिए प्राप्त पानी उपलब्ध नहीं है। लोग नहाने और अन्य जरूरतों के लिए तालाबों का सहारा ले रहे हैं, जहां डूबने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही महिला पार्वती कश्यप ने कहा कि गांव में ना तो हैंडपंप है और ना ही सौर ऊर्जा आधारित नल, जिससे मवेशियों और ग्रामीणों को एक ही पानी साझा करना पड़ रहा है। के लेकर तो हमारे गांव के पूरा लेडीज़ परेशान है, जेंट्स परेशान है। नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। कोई नाला में जा रहा है, कोई डबरा में जा रहा है। और ये पास एक गड्ढा है, वहाँ भी बच्चे मन नहाने जाते हैं, कोई डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो फिर यहाँ हमारा ही घाटा है। यहाँ टंकी बना है 2 साल से और यहाँ एक बार भी चालू नहीं हुआ है पानी। बहुत परेशान हैं गाँव वाले। टंकी बनाने वाले गांव के लोग ठेकेदार को दिखा रहे हैं। ठेकेदार तो मतलब कि वो नहीं बना रहा है बोल रहे हैं, बाकी को तो जानते नहीं हैं। वोट समय तो नेता लोग आए और बोले कि गए 1-2 साल में हो गया, चालू नहीं हो रहा है, तुरंत चालू कर देंगे बोले। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।